चलिए, आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अचानक से सुबह जो है खांसी शुरू हो गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कफ सिरप ले चुके हैं, अब वो एक कप सिरप है उससे नींद आती है तो वो भी ले लेंगे, पढ़ाते पढ़ाते सो गए। तो स्टीम लिए, भाप लिए, साल्बुटामॉल लिया। साल्बुटामॉल याद है? कहाँ सुना था? हाँ, ब्रोंकियोडायलेटर। कुछ याद आ रहा है? ब्रोंकियोडायलेटर कहाँ? एलर्जी में, अस्थमा के। तो उसको सामान्यतः भी कभी कभार जब अगर ऐसा लगे कि भाप ले रहे हो तो उसके साथ लिया जा सकता है कभी कभार। स्टीम भी ले लिया, कफ सिरप भी मतलब पी लिया, स्ट्रेप्सिल भी खा लिया, और खांसी रुक नहीं रही। अदरक वाली चाय भी पी ली, फिर भी नहीं रुक रही। डॉक्टर को भी दिखा लिया, डॉक्टर ने भी कफ सिरप दिया है, वो भी 2 दिए हैं, एक नींद वाला, एक बिना नींद वाला। बिना नींद वाला पी लिया है, नींद वाला भी पी लेंगे, नींद आ जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा रोक के रखेंगे। क्लास के बाद लिटिल 2 ढक्कन कफ सिरप। पढ़ के आए हैं सब लोग? कौन कौन पढ़ के आए हैं? अच्छा, मतलब तुम लोग पढ़ा के आए हो, ऐसा क्या? नहीं पढ़े हो, टेस्ट का पढ़ रहे थे, यही तो आ रहा है टेस्ट में। AITS दे रहे हो, शाबाश। कितने लोग हैं AITS वाले? जरा हाथ ऊपर करो, शाबाश। और बाकी लोग RTS वाले हैं। सब लोगों ने अपना नाम वाम लिखवा लिया पर्ची? उस दिन अगर मेरे पास कोई आया कि सर हमने नाम नहीं लिखवाया है और मेरे को RTS देना है, फिर मैं प्रेम से बात करूंगा। मेरे जूते का नाम प्रेम है, मालूम है नहीं? कुछ लोगों को मालूम है, नए जो हैं उनको नहीं मालूम है, फिर मैं बहुत प्रेम से बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट का जो डिस्कशन किया था वो किसका किया था? MTP का। और बोला था कि ना चाहते हुए भी ये एक जनसंख्या नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल का एक माध्यम बन जाता। पूछा जाता कि सर इसको हमने परमानेंट में क्यों लिखा? तो ये परमानेंट का उदाहरण नहीं है, सर्जिकल मेथड का उदाहरण जाता है, ठीक है? क्योंकि परमानेंट मेथड, सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन को एक साथ लिखा जाता है और इसलिए ये सर्जिकल मेथड का उदाहरण चला जाता है। आगे आते हैं, अगला जो टॉपिक है इनफर्टिलिटी। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो पेपर बन रहा है संडे को, AITS और RTS दोनों का ही बहुत शानदार पेपर बन रहा है, ठीक है? तो एकदम पढ़ के टेस्ट दीजिएगा, ऐसे ही मुंह उठा के मत चले आइएगा, पढ़ के दीजिएगा। बहुत अच्छा पेपर है, पढ़ के देंगे तो आपको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? पढ़ के देंगे तो जब टेस्ट पेपर सामने आएगा तो आप उस पर सोचेंगे तो आपके ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी होगी। बिना पढ़े तो दे ही रहे हो। इनफर्टिलिटी लिखो। ये एक अवस्था है जिसमें नर या मादा में
ये एक अवस्था है जिसमें नर या मादा में बच्चों को जन्म देने की क्षमता, नर या मादा में बच्चों को जन्म देने की क्षमता नहीं पाई जाती। बच्चों को जन्म देने की क्षमता नहीं पाई जाती, या बोला जाए जब नर या मादा बच्चे को जन्म देने में असक्षम होते हैं तो उस अवस्था को इनफर्टिलिटी कहते हैं। देखो अगला पॉइंट, जब नर या मादा बच्चे को जन्म देने में असक्षम होते हैं, बच्चे को जन्म देने में असक्षम होते हैं तो उस अवस्था को, बच्चे को जन्म देने में असक्षम होते हैं तो उस अवस्था को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो उस अवस्था को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब इनफर्टिलिटी के कुछ कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, इसके कारण कोई रोग, कौमा भौतिक कारण, कौमा आनुवांशिक कारण, भौतिक कारण, कौमा आनुवांशिक कारण, कौमा ड्रग्स, कौमा प्रतिरक्षी कारण, ड्रग्स, कौमा प्रतिरक्षी कारण या मनोवैज्ञानिक कारण इत्यादि हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण इत्यादि हो सकते हैं। लिखो, इसके उपचार के लिए विशेष प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं। विशेष प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं। जिन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक या आईवीएफ सेंटर किए जाते हैं, जिन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक या आईवीएफ सेंटर कहा जाता है। जिन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक या आईवीएफ सेंटर कहा जाता है। अगला पॉइंट, इनफर्टिलिटी के उपचार के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, क्या लिखा? इनफर्टिलिटी के उपचार के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उसे आर्ट कहते हैं। जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उसे आर्ट कहते हैं। आर्ट मतलब ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उसे आर्ट कहते हैं। आर्ट मतलब ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
देखो इसमें पांच प्रकार के प्रयोग ऑब्लिक क्रियाएं पाई जाती हैं। 5 प्रकार के प्रयोग ऑब्लिक क्रियाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक है IVF, या इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। दूसरा है GIFT। GIFT मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चौथा है AI मतलब मालूम ही होगा तुम लोग को, आर्टिफिशियल, गधों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और है पांचवा सरोगेसी। इसमें जो शुरू में लिखा है IVF, इसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये 5 अलग अलग तरह के प्रयोग हैं, या बोला जाए 5 अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं जो पाई जाती हैं ART में। अब ध्यान से सुनो, कभी भी इसको जो एब्रिविएशन होते हैं ना, इनको कभी भी आप वर्ड की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे ART को आर्ट कभी नहीं बोलेंगे, इसको हमेशा क्या बोला जाएगा? ART। ऐसा नहीं बोलोगे आर्ट, यही कला है, बाकी सब विज्ञान है। कुछ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव। IVF है, इसको GIFT बोलेंगे, गिफ्ट कोई नहीं बोलेगा, मारेंगे जूता निकाल के। GIFT। ICSI बोलेंगे, ICSI कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? ICSI बोलना है। कभी भी जो एब्रिविएशन होते हैं ना, उसको उसी तरह से बोलना होता है जैसे WHO को हु नहीं बोलेंगे कभी। हु, WHO क्या बोलते हैं उसे? हु बोलोगे? WHO बोलेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यही बोलेंगे ना। तो एब्रिविएशन को कभी आप वर्ड की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे। पहली हेडिंग डालो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम।
इसमें एक शब्द आता है इन विट्रो। शब्द आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको टीटी बेबी प्रोग्राम मत बोलना, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ध्यान से सुनो, इन विट्रो का मतलब होता है अपने वास्तविक स्थान से अलग, अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल प्लेस। हमें मालूम है जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो किस स्थान पे संपन्न होता है, एम्पुला भाग में, याद है कि नहीं। और यदि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एम्पुला के अलावा किसी अन्य स्थान पर हो, और वो अन्य स्थान है लेबोरेटरी कंडीशन, मानव निर्मित अवस्था में हो, मानव निर्मित वातावरण में हो, यानी लैब कंडीशन में हो, तो उसे कहा जाता है इन विट्रो। लिखो, इन विट्रो का अर्थ है, इन विट्रो का अर्थ है अपने वास्तविक स्थान से अलग। इन विट्रो का अर्थ है अपने वास्तविक स्थान से अलग। अपने वास्तविक स्थान से अलग। देखो, यदि निषेचन क्रिया मानव निर्मित वातावरण, यदि निषेचन क्रिया मानव निर्मित वातावरण या प्रयोगशाला में संपन्न होती है, या प्रयोगशाला में संपन्न होती है, प्रयोगशाला में संपन्न होती है, तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। प्रयोगशाला में संपन्न होती है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ध्यान से सुनो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है भाई, लैब में हो रहा है। ये लैब की कंडीशन है। इसमें क्या किया, मेल पार्टनर या डोनर से स्पर्म एकत्रित किया और फीमेल पार्टनर या डोनर से ओवम एकत्रित किया, और दोनों को लैब कंडीशन में क्या किया, निषेचन कराया, और किसका निर्माण हुआ, जायगोट। अब जो ये जायगोट है, ये जैसे ही बनेगा, हमें मालूम है क्लीवेज के रूप में विभाजित होगा, तो उसे हम लोग प्रारंभिक भ्रूण कह रहे हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक भ्रूण या अर्ली एम्ब्रियो। तो प्रारंभिक भ्रूण या अर्ली एम्ब्रियो जो होता है, इसे स्थानांतरित किया जाता है और उस घटना को कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या बोलते हैं उसे, एम्ब्रियो ट्रांसफर। कि लैब के वातावरण में, यानी आर्टिफिशियल वातावरण में निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जो विभाजित हो रहा जाइगोट है, जिसे हम बोल रहे हैं प्रारंभिक भ्रूण या अर्ली एम्ब्रियो, उसे स्थानांतरित करना पड़ता है, और उस क्रिया को कहते हैं ईटी या एम्ब्रियो ट्रांसफर। और ईटी दो प्रकार का पाया जाता है, एक और दो। जो एक है एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रकार, उसे बोलते हैं ZIFT। ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ध्यान से सुनना, 8 कोशिकीय अवस्था तक, 8 कोशिकीय
अवस्था तक जो प्रारंभिक भ्रूण है, प्रारंभिक भ्रूण मतलब अर्ली एम्ब्रियो है, इसे मादा के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है और स्थानांतरित करने के बाद वहां इसका इम्प्लांटेशन होता है और भ्रूण विकास होता है। ध्यान से सुनना, यदि लैब में बनाए गए जाइगोट को 8 कोश की अवस्था तक मादा के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं, जहां प्राकृतिक रूप से उसका इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास होता है, तो उस क्रिया को कहा जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये खास बात है कि ये कब तक किया जा सकता है? 8 कोश की अवस्था। अगर सर 8 से ज्यादा कोश की अवस्थाएं हो जाएं तो दूसरा प्रोसेस आएगा जिसे कहा जाता है IUT। IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है? 8 से अधिक कोशिकीय अवस्था, 8 से अधिक कोशिकीय अवस्था, 8 से अधिक कोशिकीय अवस्था में इसका स्थानांतर करते हैं कहाँ? यूटेरस में, और जहां इसका इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास होता है। यदि 8 कोशिकीय अवस्था तक स्थानांतरित किया जाए तो कहां करना पड़ेगा? फैलोपियन नलिका में। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ZIFT। 8 से अधिक कोशिकाएं हैं तो स्थानांतरित करना पड़ेगा गर्भाशय में, यूटेरस में, और उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? IUT। ये दोनों किसके प्रकार हैं? ET के, एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। और ये प्रोसेस कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। लिखो, इस क्रिया में मेल पार्टनर या डोनर से, इस क्रिया में मेल पार्टनर या डोनर से, मेल पार्टनर या डोनर से स्पर्म को प्राप्त करते हैं, मेल पार्टनर या डोनर से स्पर्म को प्राप्त करते हैं तथा फीमेल पार्टनर या डोनर से ओवम को प्राप्त करते हैं, तथा फीमेल पार्टनर या डोनर से ओवम को प्राप्त करते हैं। और प्रयोगशाला में इनमें निषेचन कराया जाता है, और प्रयोगशाला में इनमें निषेचन कराया जाता है, प्रयोगशाला में इनमें निषेचन कराया जाता है। अगला पॉइंट, निषेचन के बाद विभाजित हो रहे प्रारंभिक भ्रूण, निषेचन के बाद विभाजित हो रहे प्रारंभिक भ्रूण, निषेचन के बाद विभाजित हो रहे प्रारंभिक भ्रूण का एम्ब्रियो ट्रांसफर, निषेचन के बाद विभाजित हो रहे प्रारंभिक भ्रूण का एम्ब्रियो ट्रांसफर, प्रारंभिक भ्रूण का एम्ब्रियो ट्रांसफर, ब्रैकेट में लिखना ET, किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET किया जाता है। अगला पॉइंट, एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET 2 प्रकार से पाया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET 2 प्रकार से पाया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑब्लिक ET 2 प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1, एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET 2 प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1,
ZIFT। नंबर 1 ZIFT फुल फॉर्म ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ZIFT ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT लिखो। इस क्रिया में प्रारंभिक भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था तक फैलोपियन नलिका में इस क्रिया में प्रारंभिक भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था तक फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके पश्चात इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास सामान्य रूप से पाया जाता है। इसमें अंडरलाइन करोगे 2 चीजों को। क्या अंडरलाइन करोगे? 8 कोशिकीय अवस्था तक, और अंडरलाइन करोगे फैलोपियन ट्यूब। यदि 8 कोशिकीय अवस्था तक स्थानांतरित करेंगे तो कहाँ किया जाएगा? फैलोपियन नलिका में, और इसे कहा जाएगा ZIFT। दूसरा लिखो IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर लिखो। इस क्रिया में 8 से अधिक कोशिकीय अवस्था वाले प्रारंभिक भ्रूण को 8 से अधिक को अंडरलाइन कर लेना। 8 से अधिक कोशिकीय अवस्था वाले प्रारंभिक भ्रूण को यूटेरस में गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो उसे IUT कहते हैं। तो ये हो गए 2 प्रकार के। अब IUT में यहाँ भी वही आ जाएगा कि जिसके पश्चात प्राकृतिक रूप से इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास होता है। और ये 2 प्रोसेस हो जाएंगे किसके? एम्ब्रियो ट्रांसफर के। नीचे लिखो स्पेशल पॉइंट। यदि निषेचन क्रिया अपने वास्तविक स्थान पर संपन्न होती है, तो उसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब आ जाओ दूसरा प्रोसेस क्या था? GIFT। दूसरा लिखो GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। ध्यान से सुनो। यदि कोई एक महिला है जिसमें ओवम का निर्माण नहीं हो रहा, किंतु ये फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती। आइए सुनो। एक महिला है जिसमें ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है, किंतु ये फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती। ऐसी स्थिति में एक दूसरी स्वस्थ महिला, हेल्दी फीमेल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डोनर, डोनर के फैलोपियन नलिका से नॉन सर्जिकल एक्सप्लांटेशन, क्या करेंगे, नॉन सर्जिकल एक्सप्लांटेशन करेंगे। किसका, ओवम का, और उसे स्थानांतरित कर देंगे उस फीमेल के फैलोपियन नलिका में जिसमें ओवम का निर्माण नहीं हो। और उसके बाद प्राकृतिक रूप से क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। प्राकृतिक रूप से क्या होगा, इंसेमिनेशन, और फिर संपन्न होगा फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास। तो इसमें स्थानांतरित क्या किया है, जो कि क्या है, और इसीलिए इसे कह रहे हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। निषेचन कहां हो रहा है, अपने वास्तविक स्थान पर, प्राकृतिक स्थान पर। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, इन विवो का उदाहरण हो जाएगा ना। तो इन विवो का एक उदाहरण क्या मिलता है, लिखो। ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है, ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब किसी महिला में ओवम का निर्माण नहीं हो रहा हो, जब किसी महिला में ओवम का निर्माण नहीं हो रहा हो, किंतु वो निषेचन और भ्रूण विकास के लिए, किंतु वो निषेचन और भ्रूण विकास के लिए, किंतु वो निषेचन और भ्रूण विकास के लिए, भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। निषेचन और भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। अगला पॉइंट, ऐसी स्थिति में किसी स्वस्थ महिला डोनर, ऐसी स्थिति में किसी स्वस्थ महिला डोनर, किसी स्वस्थ महिला डोनर में से ओवम को प्राप्त कर, किसी स्वस्थ महिला डोनर में से ओवम को प्राप्त कर असक्षम महिला की फैलोपियन नलिका में, प्राप्त कर असक्षम महिला की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। असक्षम महिला की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, जिसके पश्चात, स्थानांतरित करते हैं जिसके पश्चात
जिसके पश्चात निषेचन, इम्प्लांटेशन तथा भ्रूण विकास, जिसके पश्चात निषेचन, इम्प्लांटेशन तथा भ्रूण विकास, निषेचन, इम्प्लांटेशन तथा भ्रूण विकास सामान्य रूप से संपन्न होता है तथा भ्रूण विकास सामान्य रूप से संपन्न होता है, सामान्य रूप से संपन्न होता है। तो इस क्रिया को GIFT कहा जाता है। तो इस क्रिया को GIFT कहा जाता है। आप ये चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, हालांकि आवश्यकता है नहीं। और लिख लो अगला कि ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है। अगला पॉइंट लिख लो, ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है। ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है, GIFT। अगला आ जाओ ICSI। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ध्यान से सुनो। ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब स्पर्म की गति कम हो या स्पर्म की सक्रियता कम हो, जिसके कारण वो ओवम की भित्ति को विभेदित नहीं कर पा रहा। यानी ओवम की भित्ति में जो छिद्र बनाना था, सक्रियता कम होने की वजह से या तो ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है, या पहुंच रहा है तो उसमें भित्ति में विभेदन नहीं कर पा रहा या भेद नहीं पा रहा। तो उस क्रिया में क्या प्रयोग करते हैं? ICSI। क्या किया जाता है इसमें? फीमेल से ओवम को प्राप्त किया जाता है और मेल से स्पर्म को प्राप्त किया जाता है, और एक इंजेक्शन द्वारा एक सिंगल स्पर्म को ओवम के अंदर प्रेषित करते हैं। किसके अंदर? ओवम। ओवम यानी सेकेंडरी oocyte। ओवम की भित्ति के अंदर कोशाद्रव्य में प्रेषित करते हैं, जिसे कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें जो इंजेक्शन यूज किया जाता है उसे माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है? माइक्रो इंजेक्शन। और एक सिंगल स्पर्म सेल को इसमें इंजेक्ट किया जाता है और इसी क्रिया को कहते हैं ICSI। अब इसके पश्चात इसका करते हैं क्या? ET। अब ET कर सकते हैं या तो ZIFT से या IUT से। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? प्राकृतिक आवास में होगा या प्रयोगशाला में होगा? प्रयोगशाला में होगा। तो ये भी उदाहरण हो जाएगा किसका? इन विट्रो का उदाहरण हो जाएगा। आई बात समझ में? लिखो, ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है, ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है, ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब नर में शुक्राणुओं की संख्या कम हो या जब नर में शुक्राणुओं की संख्या या सक्रियता, जब नर में शुक्राणुओं की संख्या या सक्रियता कम हो, सक्रियता कम हो, जिससे
जिससे स्पर्म ओवम की भित्ति में भेदन नहीं कर पा रहा। स्पर्म ओवम की भित्ति में भेदन नहीं कर पा रहा। अगला पॉइंट, ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला में एक माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से एक सिंगल स्पर्म सेल को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है। ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है। तो इस क्रिया को ICSI कहते हैं। अगला पॉइंट, इसके पश्चात ईटी द्वारा प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। ईटी द्वारा प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। लिख लो, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है। चलो भाई, अगला आता है कौन सा है भाई? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब प्रयोग करते हैं जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो या सीमेन में स्पर्म सेल्स उपस्थित ही ना हो। यदि स्पर्म काउंट कम है तो मेल पार्टनर से सीमेन को कलेक्ट करेंगे। अगर स्पर्म सेल नहीं है तो डोनर से सीमेन को कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के बाद एक इंजेक्शन की सहायता से किसकी सहायता से? एक इंजेक्शन की सहायता से और उस इंजेक्शन में रबर ट्यूब लगी होती है। क्या लगी होती है? रबर ट्यूब। एक इंजेक्शन की सहायता से जो सीमेन होता है उसे फैलोपियन नलिका के पास प्रेषित किया जाता है और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जिसके बाद प्राकृतिक स्थान पर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी ये किसका उदाहरण हो जाएगा? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो लिखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब
स्पर्म काउंट बहुत कम हो या जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो या तब प्रयोग की जाती है जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो या सीमेन में स्पर्म सेल्स अनुपस्थित हो या सीमेन में स्पर्म सेल्स अनुपस्थित हो। सीमेन में स्पर्म सेल्स अनुपस्थित हो। सीमेन में स्पर्म सेल्स अनुपस्थित हो। अगला पॉइंट, ऐसी स्थिति में रबर ट्यूब युक्त इंजेक्शन द्वारा डोनर या मेल पार्टनर से प्राप्त सीमेन को फैलोपियन नलिका के समीप प्रेषित किया जाता है। फैलोपियन नलिका के समीप प्रेषित किया जाता है जिसके पश्चात निषेचन इम्प्लांटेशन तथा भ्रूण विकास सामान्य रूप से संपन्न होता है भ्रूण विकास सामान्य रूप से संपन्न होता है। तो इस क्रिया को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? इन वीवो फर्टिलाइजेशन का। लिख लो, ये भी इन वीवो फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोगेसी। अब सरोगेसी क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक असक्षम महिला है, इनकेपेबल फीमेल है। इसमें हो सकता है ओवम का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, किंतु फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास के लिए ये उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकते। आइए सुनिए, हो सकता है ओवम भी नहीं बन रहा या हो सकता है बन रहा हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस इसमें नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर रही। अब ऐसी स्थिति में एक दूसरी फीमेल को लिया जाता है और ये जो है हेल्दी फीमेल है। और इसमें ओवम बन रहा है। अब दो परिस्थितियां, यदि इस फीमेल में ओवम बन रहा है तो इस ओवम को GIFT द्वारा कहाँ स्थानांतरित करेंगे? हेल्दी फीमेल के फैलोपियन नलिका में। और अगर नहीं बन रहा है
तो GIFT करने की आवश्यकता नहीं है। तो हेल्दी फीमेल के ही ओवम को लिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा सीमेन रिलीज कराया जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ संपन्न होगा? फर्टिलाइजेशन संपन्न होगा कहाँ? एम्पुला में। फर्टिलाइजेशन संपन्न होगा एम्पुला। या एक और प्रोसेस कर सकते हैं कि ये जो ओवम है इससे बनाया जाए जाइगोट। और जाइगोट कैसे बनाया जाएगा? IVF से। और इस जाइगोट को एम्ब्रियो ट्रांसफर से स्थानांतरित करो, तब यहां होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर प्राकृतिक रूप से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराए तो यहां होगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी यहां दोनों हो सकता है। और उसके बाद जो भ्रूण का विकास होगा वो किसके शरीर में होगा? हेल्दी फीमेल के ही शरीर में क्या होगा? इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास होगा। और यही हेल्दी फीमेल उस शिशु को जन्म देगी और जन्म देने के बाद इस फीमेल का उस शिशु पर कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं होगा। तो इस फीमेल को कहा जाता है सरोगेट फीमेल। क्या कहा जाता है? सरोगेट फीमेल। और इस प्रोसेस को कहते हैं सरोगेसी। याद रखना, सरोगेट फीमेल किसे कहेंगे? जिसके शरीर में क्या होगा? भ्रूण विकास होगा। भ्रूण पूरी तरह से जिसके शरीर में विकसित होगा उसे कहा जाएगा सरोगेट फीमेल, यानी जो शिशु को जन्म देगी उसे कहा जाएगा सरोगेट फीमेल। आई बात समझ? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि इसमें कई अलग अलग तरह की क्रियाएं उपयोग की जा सकती है। चाहे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है या इन वीवो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसमें ET भी यूज हो सकता है, GIFT भी हो सकता है, ZIFT भी हो सकता है, IUT भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो सकता है। ICSI भी करा के ET करा सकते हैं। ICSI के बाद भी ET करा सकते हैं। तो इसमें बाकी सारी क्रियाएं प्रयोग की जा सकती हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें जो भ्रूण का विकास होगा वो एक अन्य महिला के शरीर में होगा और उस महिला को कहा जाएगा सरोगेट फीमेल। तो लिखो, इस क्रिया में एक अन्य स्वस्थ महिला के शरीर में, इस क्रिया में एक अन्य स्वस्थ महिला के शरीर में एक अन्य स्वस्थ महिला के शरीर में भ्रूण विकसित होता है तथा ये शिशु को जन्म देती है। भ्रूण विकसित होता है तथा ये शिशु को जन्म देती, तथा ये शिशु को जन्म देती। इसे सरोगेट फीमेल कहा जाता है। इसे सरोगेट फीमेल कहा जाता है। इसे सरोगेट फीमेल कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब, ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब असक्षम महिला में ओवम का निर्माण हो रहा हो। ये क्रिया तब प्रयोग की जाती है जब असक्षम महिला में ओवम का निर्माण हो रहा हो। असक्षम महिला में ओवम का निर्माण हो रहा हो किंतु उसमें इम्प्लांटेशन तथा भ्रूण विकास, किंतु उसमें फर्टिलाइजेशन, निषेचन, इम्प्लांटेशन तथा भ्रूण विकास, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन तथा भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की
के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की क्षमता नहीं पाई जाए, उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की क्षमता नहीं पाई जाए। अगला पॉइंट, ऐसे में महिला या डोनर से प्राप्त ओवम, ऐसे में महिला या डोनर से प्राप्त ओवम को इन विट्रो या इन वीवो प्राप्त ओवम को इन विट्रो या इन वीवो फर्टिलाइजेशन द्वारा प्रारंभिक भ्रूण विकसित कराया जाए, जिसके पश्चात ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर संपन्न कराया जाए, जिसके पश्चात ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर संपन्न कराया जाए, जिसके पश्चात ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर संपन्न कराया जाए। आई बात समझ में? ये हो गया क्या? सरोगेसी। अब बस याद ये रखना है कि जो महिला शिशु को जन्म देती है उसी को सरोगेट फीमेल कहा जाता है। आज की क्लास से नीट में 2 क्वेश्चन, कल की क्लास से भी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे, लिख के ले लो। नहीं आए तो तुम अपना नाम बदल देना। मखनचू लाल कैसा रहेगा नाम? ठीक रहेगा? आएगा। कल और आज जो पढ़ा है, कितने क्वेश्चन? 5 भी हो सकता है, लेकिन 3 तो आएगा ही आएगा 100%, है ना? इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं। लिखो प्रॉब्लम ऑफ ART, ART से संबंधित समस्याएं। प्रॉब्लम ऑफ ART, ART से संबंधित समस्याएं। क्या समस्या है भाई? पहली बात कि ये जो ART में जो प्रोसीजर होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, इनके लिए बहुत सधे हुए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जो उपकरण है वो महंगे होते हैं और इसलिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत महंगा होता है और इसलिए हर शहरों में या हर शहर में इसकी उपलब्धता नहीं है। तो लिखो कि इस क्रिया के लिए सधे हुए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती, हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट की जरूरत होती है। सधे हुए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, सधे हुए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तथा उपकरण महंगे होते हैं, और इसलिए ये सुविधा कुछ ही शहरों में उपलब्ध है, अगला पॉइंट, दूसरा क्या समस्या है भाई? कि इस या इन क्रियाओं से भावनात्मक
इन क्रियाओं से भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक समस्याएं, क्या लिखा अपन ने? इन क्रियाओं में कर लो, इन क्रियाओं में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं, सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं। अगला लिखो उपाय। उपाय में लिखना कि किसी अनाथ शिशु को गोद लेना, इनफर्टिलिटी का सबसे सहज उपाय है। किसी अनाथ शिशु को गोद लेना इनफर्टिलिटी का सबसे सहज उपाय है, जिससे कम से कम 2 परिवार पूरे हो जाते हैं। उपाय है जिससे कम से कम 2 परिवार पूरे हो जाते हैं। यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दो बार आया भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक, ये क्या है? 2 बार नहीं, एक ही बार लिखा ना। इसके पहले भी एक बार लिखा है इसी हाँ, तो ये समझ नहीं आया। समझो इसका अर्थ क्या है। हमने बोला था ना भारत में, पहली क्लास में, भारत में समस्याएं किस स्तर पे हैं? सामाजिक स्तर पे, जातिवाद, धर्म की जो विभिन्नता है। आप सोचो, भारत ऐसा देश है जहां एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति का छुआ हुआ नहीं खाना चाहता। ऐसे में किसी डोनर से स्पर्म या ओवम लेना, अब उसका कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं मांगता ना, तो इसकी वजह से सामाजिक समस्याएं आती हैं, है ना? किस धर्म का, किस जाति, तो ये सब क्या है? अरे, और लोग उससे क्या है, कई बार भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते। कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग नहीं जुड़ पाते। ठीक है, बंद करो।